ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक बार फॉर्मूले का रिवीजन कर लिया जाए, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला है D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। तो एवरेज रिटर्न होगा टोटल ऑफ द रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तीसरा है एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग प्रोबेबिलिटी, द फॉर्मूला इज summation P into R. Then we have the formula of standard deviation. Number of years are given, x minus x bar square upon n. Standard deviation when probability is given, summation P into R minus R bar square. Variance is the sigma square, which means standard deviation is under root variance. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक बार रिवाइज करना मेरे साथ साथ, आप भी बोलो फॉर्मूला जोर से, आवाज नहीं आ रही है। रिस्क अपॉन रिटर्न यानी सिग्मा अपॉन आर बार। उसके बाद है कोवेरिएंस ऑफ टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं। पास डेटा दिया जाएगा तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n समीशन। प्रोबेबिलिटी दी जाएगी तो समीशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। और अगर को रिलेशन दिया जाए तो सिग्मा इंटू r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अकॉर्डिंग टू डेटा तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। और कोरिलेशन जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे R, तो एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन ब्रैकेट में y माइनस वाई बार स्क्वायर। और R इज इक्वल टू कोवेरिएंस, ये आपका मेन फॉर्मूला है, कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ओके। उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न, हमने अब तक जो किया उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू समेशन W इंटू आर, वेटेड एवरेज रिटर्न। पोर्टफोलियो रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपको कोरिलेशन दिया है या कोवेरिएंस दिया है। तो हम लेंगे x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, बोलो सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू कोरिलेशन इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। और अगर कोवेरिएंस दिया है तो बोलिए क्या होगा, x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2x1 x2 कोवेरिएंस ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं, कल हमने यूज किया था। व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विल बी वेटेड एवरेज। तो सिग्मा 1 W1 प्लस W2 सिग्मा 2, थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, कोई बात नहीं। एंड व्हेन r इज इक्वल टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज W1 सिग्मा 1 माइनस W2
सिग्मा 2। उसके बाद हमने कल और कुछ एडिशन किया अपने फॉर्मूले की लिस्ट में, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपने 4 फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको कोवेरिएंस दिया जाए तो वेट ऑफ एक्स होगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस एक्स एंड वाई। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको कोरिलेशन दिया हो तो वेट ऑफ एक्स होगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस का फॉर्मूला था आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या हो सकता है कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, वेट ऑफ x विल बी सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा x, और अगर व्हेन r इज इक्वल टू -1 तो वेट ऑफ x होगा, सॉरी यहाँ पर एक चेंज करेंगे, ये -1 होगा माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, r की जगह 1, r की जगह -1 लिखकर, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इज इट राइट? तो यहाँ तक हमने अब तक फॉर्मूले देख लिए हैं और उम्मीद है आप फॉर्मूला लिख रहे होंगे। चलिए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, 87 थोड़ा आगे है, काफी सारे पेजेस पलटो पलटो पलटो। पहुंच गए 87 पे। मिस्टर पी के एक्स invested rupees 10,000 each in shares of X Limited and Y Limited, which carry a risk of 10% and 12% respectively। तो ये उनका दो स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 और 12 है। He had computed the risk of his portfolio as 11%, being the weighted average risk। तो इसने क्या किया भाई साहब ने कि इसने देखा कि ये 10 है ये 12 है, दोनों का उसने एवरेज ले लिया, 10 + 12 डिवाइड बाई 2 11, और ये कह रहा है कि पोर्टफोलियो का रिस्क है वेटेड एवरेज रिस्क, क्योंकि इसने दोनों में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया। 10,000 ईच मतलब 0.5 का वेट है, तो अगर वेट इक्वल है तो आप सिंपल एवरेज भी ले सकते हैं। सब्सिक्वेंटली ऑन लर्निंग अबाउट कोरिलेशन, he desires to recompute the risk of his portfolio. He finds that the correlation is +0.5. What is the risk of his portfolio? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है 0.5, सेकेंड का वेट दिया है 0.5, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे का 12, और इन दोनों के बीच का कोरिलेशन +0.25। ये डेटा अगर आपको दिया जाए तो आप पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से निकालेंगे। सिर्फ छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है, स्टोरी बना दी, केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या करना है? हमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। आंसर शीट नोटबुक में लिखें, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 87, पेज नंबर 58 ऑफ दिस चैप्टर। फिर लिखना कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क अगर आपको कोरिलेशन दिया है तो क्या करते हैं हम? सिग्मा पी इक्वल टू √x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू r इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। अब इस क्वेश्चन में आपको पूरा डेटा से हाथ में थमाया हुआ है, तो ये मैं आपको डेटा लिखता हूं, आप डेटा लिखो, कैलकुलेट करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है।
सॉल्व हो गया होगा अब तक, चेक करना। तो आंसर आप चेक करना 8.72% आ रहा है, ठीक है, 8.72% हो गया। ये क्वेश्चन इतना ही था। क्वेश्चन देख के कभी भी एग्जाम में सडनली घबराना नहीं है, ओके। अभी हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। पैराग्राफ 27 पे आइए, पैरा 27 आपकी नोट्स में, पैरा 27 पोर्टफोलियो रिस्क द एन सिक्योरिटी केस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटी होगी तो उसका रिस्क कैसे निकालेंगे, 3 होगी तो उसका रिस्क कैसे, 4, 5, 6। अभी तक हमने सिर्फ 2 सिक्योरिटी वाला पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला है। आप ध्यान से देखो, 21 हो, 20 हो, उसके पहले के कुछ क्वेश्चन हो, अभी जो आपने सॉल्व किया उसमें देखना 2 स्टॉक था। लेकिन ऑफ कोर्स इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्टॉक तो नहीं होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे, तो अब आपको एक तरीका बताया जाएगा। उसके बाद पोर्टफोलियो में फिर चाहे कितने भी स्टॉक हो, आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पैराग्राफ 27 के राइट साइड में थोड़ी जगह है ना, वहां पे लिख लो कि पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन से 3 फैक्टर हैं? एक है वेट ऑफ ईच स्टॉक, वेट इन्फ्लुएंस करता है, आपने देखा। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक, ये भी अभी आपने देखा फॉर्मूले के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक। और तीसरा कोवेरिएंस और यू कैन से कोरिलेशन, आर, ठीक है। तो कोई भी पोर्टफोलियो में अगर एक से ज़्यादा स्टॉक है तो उसका रिस्क इन 3 वेरिएबल द्वारा अफेक्ट होता है, ओके। तो हम कितने भी स्टॉक हो उसका एक रिस्क निकाल सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग n into n मैट्रिक्स, बाय प्रिपेयरिंग एन n into n। n into n का मतलब अगर 2 स्टॉक है तो 2 into 2 मैट्रिक्स, 3 स्टॉक है तो 3 into 3 मैट्रिक्स, 4 स्टॉक है तो 4 into 4। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी नोटबुक में एक लिखना, आपको भी समझ में आएगा, साथ साथ लिखेंगे तो लिखना पोर्टफोलियो रिस्क द एन सिक्योरिटी केस, पोर्टफोलियो रिस्क एंड सिक्योरिटी केस। फिर लिखना, लिखा आपने, फिर आप लिखना कि द पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी फाउंड आउट बाय प्रिपेयरिंग, the portfolio risk can be found out by preparing a variance covariance matrix, by preparing a variance covariance matrix, by preparing a variance covariance matrix। फिर लिखना केस 1 2 स्टॉक पोर्टफोलियो। अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 स्टॉक का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे 1-2 दिन बाद। तो आज हम डिराइव करेंगे कि वो जो फॉर्मूला बार बार लिखते वो कैसे आया। तो लिखना 2 स्टॉक पोर्टफोलियो और एक ये मैट्रिक्स ड्रॉ करो। ये है स्टॉक 1 स्टॉक 2 और ये भी स्टॉक 1 स्टॉक 2 है, ओके। इसको बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स। सपोज एक पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है 1 और 2, ओके। तो हम देखेंगे कि उसका रिस्क कैसे निकलता है, इज इट राइट। तो इसके बाद अगर फिर जितने भी आएंगे, आप इस मैट्रिक्स को एक बार आपने समझ लिया तो आप खुद ब खुद पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं। हमारे एग्जाम में कितने पोर्टफोलियो आ सकते हैं, कितने स्टॉक आ सकते हैं एक पोर्टफोलियो में, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 आएगा, क्योंकि जितने स्टॉक बढ़ेंगे कैलकुलेशन बढ़ता है। क्लासरूम में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं
और फिर सॉफ्टवेयर तो फिर 50 स्टॉक हो या 100 स्टॉक हो वो कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार समझना जरूरी है। तो ये है मेरा स्टॉक 1, ये स्टॉक 1। स्टॉक 1 को हम सामने लाते हैं। वेट ऑफ 1, ये वाला 1 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1 इंटू दोनों के बीच कोरिलेशन R1,1। अब इसको ध्यान से देखना, तो ये क्या हो गया है, W1 इंटू W1 विल बिकम W1 स्क्वायर। आप भी लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, सिग्मा 1 विल बिकम सिग्मा 1 स्क्वायर। कोरिलेशन ऑफ अ सिक्योरिटी विथ इटसेल्फ, कोरिलेशन ऑफ अ सिक्योरिटी विथ इटसेल्फ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप कोई भी दो सीरीज बिल्कुल सेम है तो उनका कोरिलेशन 1 होगा। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, दूसरी सीरीज भी 10, 20, 30, 40 है, तो इनका कोरिलेशन तो 1 आएगा ना, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो गया W1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचो कि अगर सिर्फ एक ही स्टॉक है पोर्टफोलियो में तो हमारा वेट क्या, हमारा आंसर क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर, क्योंकि W1 स्क्वायर मतलब 100% इसी में है। तो फाइनली ये घटकर यहां हो जाएगा W1 स्क्वायर। इज इट राइट? सिर्फ एक स्टॉक रहा तो ये वेरिएंस आ गया, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है, बराबर। तो एक से तो आपको समझ में आ गया। अब हम 1 एंड 2 का देखते हैं। 1 एंड 2 W1 W2 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। तो ये हो गया 1 एंड 2 का सारे नंबर्स, वेट, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन। अब हम इस लाइन पे आते हैं, 2 और 1 का देखते हैं। तो ये हो जाएगा W2 W1, लिखते जाना, सिग्मा 2 सिग्मा 1 इंटू कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 1 इंटू कोरिलेशन 2 1। अब आप गेस करो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, W2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 R2,2। अब जरा ध्यान से देखिए, W2 क्या हो जाएगा, W2 स्क्वायर, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 स्क्वायर। कोरिलेशन ऑफ द सेकेंड स्टॉक विथ इटसेल्फ विल बी 1। तो ये वैल्यू हो गई 1, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है। तो पोर्टफोलियो रिस्क इज अफेक्टेड बाय वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। तो जितने भी पेयर्स होंगे उनके बीच का हम वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस या कोरिलेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको साथ में पढ़ेंगे तो एक कोवेरिएंस हो जाता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू आर इज कोवेरिएंस। इट इज कॉल्ड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ओके। इट इज कॉल्ड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, क्योंकि ये सिग्मा 1 स्क्वायर इज वेरिएंस, जबकि सिग्मा 1 2 R12 इज कोवेरिएंस। इसलिए इस टेबल का नाम दिया गया है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब आप देखना, हमने फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले में हमने और कुछ नहीं लिखा, ये सारे नंबर लिखे थे। ध्यान से देखना, ये हो गया W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, नीचे लिखना टेबल के वेरिएंस। ये हो गया W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो हमने पहले क्या किया, जो डायगोनल में जो टर्म्स है उसको लिख दिया अपने फॉर्मूले में। ये और ये नंबर बिल्कुल सेम है, जुड़वा, ओके। दोनों जगह W1 W2 लिखा हुआ है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, ओके। सीक्वेंस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट सबका एक ही आने वाला है। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो कैन वी राइट 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू R12। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होगा तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। नीचे लिख लो W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12। ये फॉर्मूला आपने यूज किया ना अभी। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से, और एक दो दिन पहले हमने चेक भी किया था कि ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि जब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी किया था
तो भी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आ रहा था। तो इसको हम बोलेंगे टू स्टॉक पोर्टफोलियो का मैट्रिक्स, जिसमें आपको हर एक पेयर का वेट, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन लिखना है। आप पाएंगे कि डायगोनल्स पे हमेशा वेरिएंस वाले टर्म्स आते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, और बाकी जो होते हैं वो कोवेरिएंस टर्म्स होते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू आर इज कॉल्ड कोवेरिएंस। ओके, जिन्हों का हो गया वो लिखना नीचे। केस 2, 3 स्टॉक पोर्टफोलियो। 3 स्टॉक पोर्टफोलियो, तो अब आपको क्या करना है, ये कॉलम्स में स्टॉक 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3 लिखना है, और रोज में भी स्टॉक 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3 लिखना है। और जैसे भी 2 स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया वैसे भी 3 स्टॉक पोर्टफोलियो को सॉल्व करेंगे। इनके बीच के वेट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन को लिखना सारे पेयर्स का। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ ही क्या होगा, सेम आंसर W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है या अभी आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप समझ गए। W1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 R11, तो ये आप लिखना W1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर। 1 and 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू R12। 3 का W1 W3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 इंटू R13। अब इसी तरह 2 और 1 के पेयर का आप सारा वेट, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन लिखो। W2 W1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 R21। ये 2 2 है तो आप डायरेक्टली चाहो तो इतना लिख दो W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, और जिनको पूरा लिखना है W2 सिग्मा 2 R22। थर्ड वाला क्या होगा, लिखिए W2 W3 सिग्मा 3 इंटू R23। हो गया, एक लाइन ब्लैंक। स्टॉक नंबर 3, 3 और 1 का वेट्स लिखो, स्टैंडर्ड डिविएशन लिखो, कोरिलेशन लिखो। W3 W1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 R31। W3 W2 सिग्मा 3 सिग्मा 2 R32। एक और, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो W3 स्क्वायर इंटू सिग्मा 3 स्क्वायर। पूरा लिखना है तो W3 इंटू W3 इंटू सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 3 इंटू R33। इस तरह से पोर्टफोलियो का रिस्क डिटरमाइन होता है। एक बार फिर से बता दिया जाए, ये टर्म्स जो है वेरिएंस टर्म्स हैं, जो डायगोनल के टर्म्स होते हैं वेरिएंस के टर्म्स होते हैं, और बाकी जो है वो कोवेरिएंस टर्म्स है। एंड देयर इज अ पेयर हियर फॉर एवरी कोवेरिएंस टर्म्स। तो कोवेरिएंस टर्म्स के पेयर्स होते हैं, जैसे ये दोनों सेम हैं, अभी देखना ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और देखना ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये सेम है। तो 3 कोवेरिएंस टर्म्स हो गए, 3 पेयर ऑफ कोवेरिएंस टर्म्स हो गए। 6 कोवेरिएंस टर्म्स है लेकिन हर एक का एक एक जोड़ीदार है, जुड़वा है, तो टोटल 3 पेयर ऑफ कोवेरिएंस टर्म्स हो गए। यस और नो? तो अगर अब मैं आपको पूछूं कि अगर 3 स्टॉक है पोर्टफोलियो में तो उसका वेरिएंस क्या होगा, तो आप लिखेंगे वेरिएंस इक्वल टू पहले क्या करना, पहले ये वेरिएंस टर्म्स लिख लेना जो डायगोनल्स पे हैं। पहले ये लिखना, लिखो W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू R12। तो 1 and 2 का कॉम्बिनेशन आ गया इसमें। उसके बाद 1 and 3 का 2 इंटू W1 W3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 R13। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहाँ पे 2 3 2 W2 W3
सिग्मा 2 सिग्मा 3 इंटू R23। और अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वापस मैं नहीं लिख रहा हूं, आपका समय कीमती है। तो वेरिएंस निकालना के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये हो गया 3 स्टॉक का, लिख लो। लिख लिया समझ के। चलिए अब मैं देखता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं। केस 3, बस केस 3 तक जाएंगे। केस 3 क्या होगा, 4 स्टॉक पोर्टफोलियो। 4 स्टॉक पोर्टफोलियो का वेरिएंस क्या होगा, 4 स्टॉक पोर्टफोलियो का वेरिएंस क्या होगा। तो ट्राई करते हैं, पहले वेरिएंस टर्म्स लिख लेते हैं। W1 स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलते रहना है मन में, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस W4 स्क्वायर सिग्मा 4 स्क्वायर। पहले वेरिएंस वाले टर्म्स लिख लिया। अभी जितने भी पेयर बन सकते हैं उन सबका कोवेरिएंस लिखना है। तो 1 and 2 होगा, तो 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू को रिलेशन ऑफ 1 and 2। तो 1 and 2 हो गया, 1 and 3 लेंगे, प्लस 2 W1 W3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 इंटू को रिलेशन ऑफ 1 and 3। 1 and 2 हो गया, 1 and 3, 1 and 4 प्लस 2 W1 W4 सिग्मा 1 सिग्मा 4 इंटू को रिलेशन ऑफ 1 and 4। तो 1 के साथ जो 3 पेयर हो सकते थे हो गया। अब 2 के साथ देखते, 2 और 1 नहीं लिखेंगे, 2 और 1 यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। तो 2 3 2 4 लेंगे अभी। 2 इंटू W2 W3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 R23 प्लस 2 W2 W4 सिग्मा 2 सिग्मा 4 को रिलेशन 2 and 4। तो 2 और 4 भी हो गया, 3 के साथ 4 का होगा, 2 W3 W4 सिग्मा 3 सिग्मा 4 इंटू को रिलेशन 3 and 4। इज इट राइट। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट, पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएंस। अब एक चीज हम देखेंगे कि अगर 4 स्टॉक है तो टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स हमने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आइटम को आपको ऐड करना पड़ेगा अगर 4 टर्म्स हुए तो। उसका हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये लिख लिया आप लोगों ने, इरेज कर दिया जाए। इरेज कर रहा हूं मैं। अगर 4 into 4 मैट्रिक्स है तो मतलब टोटल 16 टर्म्स होते हैं टोटल। उसमें वेरिएंस वाले टर्म्स कितने होंगे, वेरिएंस वाले टर्म्स होंगे 4। ये जो लाइन में रहती है इसको बोलते हैं वेरिएंस टर्म्स, तो 4 होंगे। कोवेरिएंस वाले 12 टर्म्स होते हैं, बाकी 16 माइनस 4 12, लेकिन सबका एक पेयर होता है। तो पेयर विल बी, पेयर ऑफ कोवेरिएंस विल बी 12/2। तो 6 पेयर होते हैं। इसलिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में कितने टर्म्स होने चाहिए, फॉर्मूला शुड कंटेन 4 वेरिएंस एंड 6 पेयर्स। तो फॉर्मूले में 10 टर्म्स होने चाहिए। एक उतना तो एक मोटा मोटी अंदाजा आ जाएगा, ग्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने सारे टर्म्स कवर कर लिए हैं कि नहीं। ओके, तो आप लिखना एक छोटा सा नोट,
if there are 4 stocks in a portfolio, if there are 4 stocks in the portfolio, next line, number of variance terms is equal to, number of variance terms is equal to 4. Next line, number of covariance terms in the matrix, number of covariance terms in the matrix equal to 4 square minus 4. 16 कैसे है? 4 square minus 4, 12. 4 square minus 4, 12. फिर लिखना pair of covariance terms, 12 by 2, 6 pairs. Formula should contain, next line, formula should contain 4 variance terms and 6 covariance terms. 6 covariance terms. Formula should contain 4 variance terms and 6 covariance terms. That is total 10 terms. That is total 10 terms. Okay, total 10 terms. एक जनरल आइडिया के लिए लिख दिवा दिया। इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं कि एक पोर्टफोलियो में सपोज 10 स्टॉक है, तो वेरिएंस टर्म्स कितने होंगे? 10। कोवेरिएंस टर्म्स कितने होंगे? 10 स्क्वायर 100 माइनस 10 90। पेयर कितने होंगे? 90 बाई 2 45। फॉर्मूले में टोटल कितने टर्म्स आपको ऐड करने पड़ेंगे? 10 वेरिएंस एंड 45 पेयर ऑफ कोवेरिएंस। तो सिर्फ 55 आइटम्स आपको ऐड करने होंगे अगर क्वेश्चन में 10 स्टॉक होगा तो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एग्जाम में 10 तो नहीं आएगा। एग्जाम विल कंटेन 2 मैक्सिमम, 3 कभी कभी, 4 रेयर, 5 सो फार नेवर आस्क्ड। बाकी आपकी तकदीर। तो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अब आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी नीचे लिखना एग्जाम टिप्स। नोटबुक चालू है, मेन हेडिंग है पोर्टफोलियो रिस्क एंड सिक्योरिटी केस। उसमें पहले हमने 2x2 मैट्रिक्स बनाया, फिर 3x3 मैट्रिक्स बनाया, फिर 4x4 मैट्रिक्स नहीं बनाया लेकिन उसका फॉर्मूला डिराइव किया। और अब हम लिखेंगे कुछ और बातें। एग्जाम टिप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स in the above table. There are 2 types of terms in the above table. Point 1, n variance terms. n variance terms into bracket the diagonal terms. अगर 2 स्टॉक है तो 2 वेरिएंस टर्म होंगे, 4 है तो 4, 10 है तो 10। n into bracket n minus 1, n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 का मतलब हो गया n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो अगर 10 है तो 10 स्क्वायर यानी 100 हो गए। 100 में से 10 तो वेरिएंस टर्म्स निकाल दो तो बचे 90। तो इसको बोलते हैं n इंटू n माइनस 1 कोवेरिएंस टर्म्स, दैट इज इन ब्रैकेट नॉन डायगोनल टर्म्स। थर्ड लिखना, while using the formula it is better to use SD, standard deviation. It is better to use standard deviation in percentage. It is better to use standard deviation in percentage and weights in decimal. And weights in decimal. And weights in decimal. And weights in decimal. Fourth है, there are 2 types of terms inside the square root. There are 2 types of terms inside the square root. एक होगा W स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। आपने देखा W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर, W3 ऐसे हमने लिखा, उसको बोलते हैं W स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टाइप के टर्म्स।
that will be 1 for each stock, 1 for each stock, 1 for each stock। एक बार पीछे जाता हूं, ये देखो जैसे हमारे पास 3 स्टॉक है तो W1 सिग्मा 1 स्क्वायर वाले जो 3 टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा होगा 2WX WY कोवेरिएंस XY, ओके, 1 फॉर ईच पेयर, 1 फॉर ईच पेयर, ईच पेयर। तो अगर मेरे स्टॉक में 3 स्टॉक है, 1 2 3, तो कितने पेयर बनते हैं? 1 और 2 का एक बनता है, 1 और 3 का बनता है, 2 और 3 का बनता है, ओके। 1 1 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया, 2 2 यहाँ आ गया, 3 3 यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर ये 1 and 2 वाला कोवेरिएंस पेयर है, यहाँ पे 1 and 3 वाला कोवेरिएंस पेयर है, और यहाँ पे 2 and 3। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम अभी क्लास में 3 स्टॉक का एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि आपकी इंस्टीट्यूट के आरटीपी में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट पेज पे दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 22, और लिखा हुआ है अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज PQR विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो आप देखेंगे एक टेबल बना है, वहां पे PQR 3 स्टॉक है और लास्ट कॉलम में कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 25, 22, 22, 22 एंड 20, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 30, 26, 24। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ठीक से पढ़ना, P और Q का कोरिलेशन है -0.5, Q और R का है +0.4, P एंड R का है 0.6। अब क्वेश्चन कहता है इफ द सिक्योरिटीज आर इक्वली वेटेड, इक्वली वेटेड का मतलब होता है तीनों का वेट इक्वल है। तो अब बताओ ये तीनों का वेट इक्वल है तो हर एक स्टॉक का वेट कितना होगा? 1/3, 1/3, 1/3। हाउ मच इज द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? तो आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, रिस्क निकालना है। रिटर्न निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, वेटेड। रिस्क निकालने के लिए आपको वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स में जो अभी आपने पढ़ा उसके हिसाब से सारे टर्म्स पहले लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर और उसको सॉल्व करना है। तो पहले लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। फोर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, रिटर्न इन परसेंटेज, वेट, वेट इनटू रिटर्न। तो सिक्योरिटी है हमारे पास PQR, रिटर्न परसेंटेज फर्स्ट लाइन में दिया हुआ 25%, 22%, 20%। तीनों का वेट आप 1/3 लिखो, 1/3, 1/3, तो तीनों में इक्वल चला जाता है। 0.33, 0.33 भी लिख सकते हैं बट उसमें फिर एक को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बेटर यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 1/3 इक्वल टू मेमोरी प्लस 8.33, 22 इंटू 1/3 इक्वल टू M प्लस 7.33, 20 डिवाइड बाई 3 6.67, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। तो ये आपका आ गया आंसर 22.33%। टेबल के नीचे लिख दो पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न इज 22.33%, राइट। तो कम से कम 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अभी आप लिखो नीचे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। अभी 3 स्टॉक है तो आज आपने सीख लिया है कि अब ये फॉर्मूला कैसे खुद डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे स्टॉक का नाम है PQR, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे WP² या XP²। X का मतलब यहाँ पे वेट है, ठीक है। अगर आपको X लिखना है तो X लिखो और W लिखना है तो W लिखो, आई लीव इट टू यू। XP² सिग्मा P² प्लस XQ² सिग्मा Q²
प्लस एक्स आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पी इंटू एक्स क्यू इंटू कोरिलेशन आर ब्रैकेट पी क्यू इंटू सिग्मा पी इंटू सिग्मा क्यू। ये हो गया पहला पेयर। दूसरा पेयर है क्यू और आर का, प्लस 2 एक्स क्यू एक्स आर कोरिलेशन क्यू आर सिग्मा क्यू सिग्मा आर, फिर वापस प्लस 2 एक्स पी एक्स आर कोरिलेशन पी आर इंटू सिग्मा पी सिग्मा आर। फॉर्मूला ठीक से बैठाने के बाद अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट काम है कि ये फिगर्स ठीक से लिखना है। तो भाई फिगर मैंने लिख दिया आपके लिए, क्वेश्चन सामने रखो, उसमें वेट सबका 1/3 लेना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 30 दिया हुआ है, 26 दिया है, 24 दिया है, और कोरिलेशन भी यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया -0.5, 0.4 और ये 0.6, ठीक है ना। लिखो सॉल्व करो, लिखो और सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। Okay, I hope you have done. Check the answer. आंसर हमने कई बार टेस्ट किया है, तो सही आंसर 17.43% है। ओके, सही आंसर 17.43% है। अगर ये आ रहा है तो एंजॉय, यू आर राइट, और अगर नहीं आ रहा है तो एंजॉय, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन। इज इट राइट? 17.43%। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? रिस्क एंड रिटर्न। पहले हमने रिस्क एंड रिटर्न फॉर इंडिविजुअल स्टॉक देखा, फिर रिस्क एंड रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो देखा। पोर्टफोलियो में पहले हमने 2 स्टॉक देखा और उसके बाद अभी 3 स्टॉक देखा। हो सकता है आपके एग्जाम में 4 आ जाए। और बीच में हमने एक मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो भी देखा। अगर 2 स्टॉक हो तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में रोज रिवाइज करवाता हूँ, धीरे धीरे आपको फॉर्मूले भी जम जाएंगे, मीनिंग समझ जाएगा, कब किसे यूज करना है समझ में आ जाएगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब इस चैप्टर में एक मोड़ आ रहा है, मोड़। अब हम बढ़ रहे हैं एक थियरी की तरफ जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और ये थियरी दी है एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है विलियम शार्प, और इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। ओके, डायरेक्टली CAPM में जाने के पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि उस फॉर्मूले का जो लॉजिक है, जो भी इन्होंने फॉर्मूला दिया है, आपने पहले सुना होगा ये फॉर्मूला RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ऐसा एक उन्होंने फॉर्मूला दिया है जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रिटर्न
निकलता है और उस रिक्वायर्ड रिटर्न से हम किसी एसेट की वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया कि अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, CAPM। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो आपके काम का है, वो आगे भी हमें काम आने वाला है। तो एज पर CAPM theory, risk can be divided into two types. Total risk of an investment can be divided into two parts, और जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो व्हाट इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड व्हाट इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क? Diversifiable risk are those risks which can be eliminated through diversification. Okay, so आप एक लाइन में ही समझ गए कि हर एक स्टॉक या पोर्टफोलियो में दो टाइप के रिस्क होते हैं, डाइवर्सिफाइबल, नॉन डाइवर्सिफाइबल। डाइवर्सिफाइबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, तो अगर ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क को मैं ड्रॉ करूं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ते जाएगी, एक पॉइंट आएगा कि ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है ये जीरो हो जाता है। ठीक है, डाइवर्सिफाइबल को हम कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि व्हाट इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क? डाइवर्सिफाइबल रिस्क आर दोज विच अफेक्ट अ पर्टिकुलर कंपनी और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यह कंपनी स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, बट इट डज नॉट अफेक्ट द होल ऑफ द इकोनॉमी। अभी एक कंपनी में लेबर स्ट्राइक है, तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहां से हम अमाउंट निकाल के दूसरी जगह रख सकते हैं। इज इट राइट? तो लेबर स्ट्राइक अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर कंपनी, डेथ ऑफ अ की मैनेजरियल पर्सोनल कैन अफेक्ट अ पर्टिकुलर कंपनी। इज इट राइट? तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। दिस रिस्क आर कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओ, ये टेक्निकल नाम आ गया, इसको हम बोलेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी ये पूरे सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। अनसिस्टमैटिक, पूरे सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप उस इंडस्ट्री या उस कंपनी से दूर हो जाओ तो रिस्क कम हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अंडरलाइन करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक रिस्क। यूनिक मतलब इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट दैट कंपनी। तो अगर एक कंपनी का कोई CEO जिस पे कंपनी बहुत डिपेंडेंट है, उसकी डेथ हो गई, तो वो उस कंपनी के लिए रिस्क है, बाकी कंपनी को कोई रिस्क नहीं है उसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। इसका एक और नाम क्या है? रेसिडुअल रिस्क। दैट मीन्स टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक या रेसिडुअल रिस्क। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल आप लिख के रखो इसको। रेसिडुअल रिस्क क्यों बोलते हैं? टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क इज कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। तो एक बार वापस समराइज कर ले, डाइवर्सिफाइबल रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। दिस विल अफेक्ट वन कंपनी और वन इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक रिस्क, रेसिडुअल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिफाइबल एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो एक बार जरा इसको क्लोजली देखते हैं कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क में क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ अ की मैनेजरियल पर्सोनल, तो ये किसको अफेक्ट करेगी? उस पर्टिकुलर कंपनी को। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सपोज आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल लगता है मेडिसिन बनाने के लिए, तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो या तो उस कंपनी को या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी। ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को ये रिस्क अफेक्ट नहीं करने वाला, ये कोई बैंकिंग कंपनी को ये रिस्क अफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, मोबाइल कंपनी को अफेक्ट नहीं करने वाला। तीसरा है लेबर स्ट्राइक। लेबर स्ट्राइक या तो एक पर्टिकुलर कंपनी में हो सकता है, जैसे मान लो कुछ समय पहले आपने पढ़ा मारुति सुजुकी के प्लांट में स्ट्राइक हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड के प्लांट में स्ट्राइक हो गया, तो ये सिर्फ उस कंपनी को अफेक्ट करेगी, सारी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, सारी इकोनॉमी वाइड कंपनीज को अफेक्ट नहीं करेगी।
अगला रिस्क है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज रिस्क ऑफ डूइंग अ सर्टन बिजनेस, ठीक है। तो रिस्क ऑफ सर्टन बिजनेस इज बिजनेस रिस्क। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनी का रिस्क है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो ये रिस्क सिर्फ इस कंपनी को या इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, टेक्नोलॉजी कैन चेंज। ओके, आप एक पावर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे रिस्क है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन चेंज, कंपटीशन कैन चेंज। ये हो गया बिजनेस रिस्क। गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी चेंज, कंपटीशन चेंज, ओके, कस्टमर्स डिमांड एंड फैशन एंड हैबिट में चेंज, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में इमर्ज, तो बिजनेस रिस्क है। तो दैट विल अफेक्ट अ पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल रिस्क, यानी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी डेट है, तो बच जाओ ना। कैसे बचोगे? आप ऐसी कंपनी से निकल सकते हो जिसमें काफ़ी डेट इक्विटी है, डेट इक्विटी रेशो हाई है, और दूसरी कंपनी में मूव कर जाओ जहाँ पे डेट इक्विटी रेशो कम है, यानी आप रिस्क से बच सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिस्क है डिफॉल्ट रिस्क, यानी सम कंपनीज में गो बैंकरप्ट एंड दे विल नॉट बी एबल टू पे द इंटरेस्ट और डिविडेंड और लोन। तो आप एग्जाम्पल को एक बार क्लोजली देखो, आप समझ जाएंगे कि ये जो रिस्क है ये कंपनी स्पेसिफिक है या कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, बट इट इज नॉट एन इकोनॉमी वाइड रिस्क। हर एक कंपनी को या हर एक कंपनी को ये रिस्क नहीं है एक इंडस्ट्री में, ठीक है। और इन रिस्क को कम किया जा सकता है, इन रिस्क से बचा जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। बट देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिस्क which cannot be eliminated through diversification and they are called non-diversifiable risk। non-diversifiable यानी आप एक कंपनी से दूसरे में स्विच भी कर जाएं, एक इंडस्ट्री से दूसरे में स्विच भी कर जाएं, तो भी आपको कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही, कुछ ना कुछ रहेगा ही, बिकॉज ये ऐसे रिस्क हैं विच विल अफेक्ट ऑल कंपनीज एंड ऑल इंडस्ट्रीज इन एन इकोनॉमी। ओके, तो इनका एक नाम है जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टम, ये पूरे सिस्टम का रिस्क है और इससे आप पूरी तरह बच नहीं सकते, चाहे आप मारुति से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को परचेज करो, या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेज करो, या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर को परचेज करो, ठीक है, या टीसीएस के शेयर को परचेज करो, इस रिस्क से आप बच नहीं सकते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, क्योंकि ये रिस्क तो सभी कंपनी के शेयर्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? मार्केट रिस्क। दिस रिस्क आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे तीन नाम है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क, बिकॉज these risk will affect all companies and all industries। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, एन इन्वेस्टर इज रिवॉर्डेड फॉर बियरिंग दिस रिस्क। एन इन्वेस्टर इज रिवॉर्डेड फॉर बियरिंग दिस रिस्क। ये थोड़ी बात पहली बार में डाइजेस्ट नहीं होती। दो टाइप के रिस्क हैं, डाइवर्सिफाइबल, नॉन डाइवर्सिफाइबल। डाइवर्सिफाइबल रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, जीरो हो सकता है, इसलिए एन इन्वेस्टर इज नॉट कंपनसेटेड फॉर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अगर तुम डाइवर्सिफाइबल रिस्क ले रहे हो तो तुम एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टर हो। तुम डाइवर्सिफाई कर सकते थे अपने पोर्टफोलियो को, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती, उसके बदले में तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क तो आप एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टर है। इनएफिशिएंसी को हम रिवॉर्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो प्राइसिंग करते समय सिक्योरिटीज की ये थियरी कहती है, सीएपीएम थियरी, कि इन्वेस्टर्स विल नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क, सो दैट डज नॉट कम इनटू आवर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न और प्राइसिंग।
तो फिर इन्वेस्टर को रिवॉर्ड किसके लिए दिया जाता है? द इन्वेस्टर इज कॉम्पेंसेटेड फॉर, रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, टेकिंग सिस्टमैटिक रिस्क और टेकिंग मार्केट रिस्क. ही इज कॉम्पेंसेटेड फॉर टेकिंग दिस सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. अब एक क्वेश्चन आप वहां पे लिखना 5 मार्क्स थियरी क्वेश्चन या 4 मार्क्स थियरी क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विथ एग्जाम्पल. तो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क मैंने बता दिया, दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. इट अफेक्ट्स ऑल कंपनीज, ऑल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी. अभी एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि इन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी इन जनरल अफेक्ट्स ऑल द कंपनीज इन द इकोनॉमी. ओके, हो सकता है डिग्री ऑफ रिस्क थोड़ा कम ज्यादा हो. टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ा दिया तो सबके लिए बढ़ेगा. गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे टैक्सेशन लगा दिया तो सबके लिए लगेगा. जीएसटी बढ़ा दिया सबके लिए बढ़ेगा. तो टैक्स पॉलिसी हो गया. देन इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया तो सभी के लिए वो इंटरेस्ट रेट घटा है, फिर उसके हिसाब से सबका प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन सभी लोग अफेक्ट होंगे. बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे ऐसा कहना बहुत मुश्किल है. उसी तरह अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है घट रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो सभी कंपनी अफेक्ट होते हैं. इज इट राइट? चाहे वो फिर स्टील इंडस्ट्री हो क्योंकि उनको इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल, पावर सेक्टर हो उनको इंपोर्ट करना है कोल, सॉफ्टवेयर है उनको करना है एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सबको अफेक्ट करती है फिर वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ रिस्क थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है. अभी मुझे बहुत कम अफेक्ट होगा बिकॉज मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हम क्लासरूम में इक्विपमेंट लगाए हुए हैं ये अल्टीमेटली इंपोर्टेड इक्विपमेंट होते हैं. कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारा मोबाइल, ओके, ये प्रोजेक्टर्स, ये बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड है. तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रिस्क बढ़ता है तो इनकी प्राइस बढ़ती है और उसका इफेक्ट हमें भी पड़ सकता है. और नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिस्क. अगर आपकी शेयर लिस्टेड है तो कई बार आप पाएंगे कि स्टॉक मार्केट अचानक गिर जाता है. वॉर हो गया, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स चेंज कर दिए हैं, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, तो स्टॉक मार्केट गिरता है. फिर वो स्टॉक मार्केट ही नहीं देखता कि आप कौन सी कंपनी हो. तो सेम डे में रिलायंस का शेयर भी गिरेगा, आईसीआईसीआई का शेयर भी गिरता है, एचयूएल का शेयर भी गिरेगा, आईटीसी कंपनी का शेयर भी गिरेगा, टीसीएस का शेयर गिरता है. दैट इज स्टॉक मार्केट रिस्क. नेक्स्ट रिस्क इज कॉल्ड वॉर. ओके, युद्ध. बिकॉज अगर कोई वॉर होता है, जैसे इंडिया चाइना में वॉर हो गया, तो आप देखेंगे कि पूरा स्टॉक मार्केट ही गिर जाएगा. उस समय फिर वो नहीं देखेगा कि कौन सी कंपनी है या कौन सी इंडस्ट्री है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगेन कैन अफेक्ट ऑल द कंपनीज इन एन इकोनॉमी. एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स परचेजिंग पावर रिस्क. अगर प्राइस रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, कंपोनेंट का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है. इज इट राइट? तो यू कैन नॉट से कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक कंपनी को अफेक्ट करेगी या एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी. इट कैन अफेक्ट इकोनॉमी वाइड ऑल कंपनीज. सो दीज रिस्क आर कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क और मार्केट रिस्क. ओके, तो ये पैराग्राफ 30 एंड 29 को टिक टिक कर लो. क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि इसके ऊपर एक नोट लिखो विथ एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट पेज पर आना. हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन. उसमें हम पढ़ रहे हैं दो टाइप के रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. रिस्क कब डाइवर्सिफाई हो सकता है? अगर आपने सपोज एसबीआई के शेयर में पैसा लगाया और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में भी पैसा लगाया और एक्सिस बैंक के शेयर में भी पैसा लगाया, तो क्या हम कह सकते कि आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर हैं? नहीं, बिकॉज फॉर डाइवर्सिफिकेशन टू वर्क an event must be good for one company and bad for the other company. okay, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या होगा कि एक, जैसा हमने पिछले कई क्वेश्चन में देखा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा. अगर दोनों ही बढ़ते हैं, जैसे कल के क्वेश्चन में देखा था स्टॉक मार्केट और गोल्ड प्राइस दोनों ही बढ़ रहा है या दोनों ही घट रहा है, तो उस केस में आपका रिस्क घट नहीं रहा है. इज इट राइट?
बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन सीजेस टू बी इंपॉर्टेंट। अब इस लाइन पे मैं थोड़ी चर्चा कर लूं। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन सीजेस टू बी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर हैं, ये आपकी टोटल रिस्क की लाइन है, ये घटेगी, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि उसके बियॉन्ड अगर आप जितने भी स्टॉक ऐड करो, कुछ ना कुछ रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, और ये जो कुछ ना कुछ रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, दैट इज योर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ओके, सो बियॉन्ड अ पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन विल सीज टू बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, आप नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया आपने यहाँ पे। अब जो रिस्क बच गया है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क रह गया है। ओके, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें कितने स्टॉक लेने चाहिए कि हम पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएं। एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एट विच डाइवर्सिफिकेशन सीजेस टू बी इंपॉर्टेंट। कितने सिक्योरिटी चाहिए? तो उसका आंसर है दिस इज नॉट नोन येट। ओके, अभी एक वर्ल्ड फेमस लेजेंडरी इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। ओके, इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक। वो कुछ स्टॉक पे फोकस करेंगे, लिमिटेड नंबर से अराउंड 25 से 25, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिखा है। कुछ स्टॉक 25, 30, 40 स्टॉक, जितना आप उसको मॉनिटर कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, उस पर नज़र रख सकें। ठीक है, एक दूसरे इन्वेस्टर हैं जो यूएस में, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे, पीटर लिंच। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। तो इन्होंने करीब 1500 स्टॉक मैनेज किया एक साथ। इनका कहना है कि 1500 स्टॉक को हम रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, विल बी वेल डाइवर्सिफाइड। अब आप देखो, सक्सेस वाइज बोथ आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, वॉरेन बफे का नाम तो आप सब जानते हैं, बट पीटर लिंच इज ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन यूएसए। वो 1400-1500 स्टॉक एक साथ होल्ड करते हैं, मैनेज करते हैं, पिक करते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक को, एंड बोथ आर सक्सेसफुल। तो इन दोनों की वजह से हमें ये लाइन लिखना पड़ा कि हाउ मेनी सिक्योरिटीज वी मस्ट होल्ड सो एज टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट कंप्लीटली। ओके, डाइवर्सिफाइबल रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय एडिंग मोर एंड मोर सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो। तो अगर आपका डाइवर्सिफाइबल रिस्क है तो आप अलग अलग सिक्योरिटी ऐड करो, अलग अलग सिक्योरिटी, तो धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब पूरा डाइवर्सिफाइबल रिस्क एलिमिनेट हो गया तो सिर्फ बच जाएगा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इसीलिए लाइन ड्रॉ करते समय नीचे पूरा लेकर नहीं आना, थोड़ा ऊपर रख के उसको फिर पैरेलल कर देना, बिकॉज सम रिस्क विल ऑलवेज बी देयर। यह है टोटल रिस्क लाइन। जो घटने वाला जो पोर्शन है वो क्या घट रहा है? डाइवर्सिफाइबल रिस्क। जो बच गया वो क्या है? वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज एलिमिनेटेड, नो रिवॉर्ड फॉर डाइवर्सिफाइबल रिस्क, बट for taking a non-diversifiable risk, the investor is rewarded. Investor takes the risk. As we discussed in the first day, on the first day, कि investor needs compensation for taking the risk. तो कौन से रिस्क के बदले में मार्केट उसको रिवॉर्ड दे रहा है? फॉर बेयरिंग द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। जो रिस्क आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विल हैव टू बी मेजर्ड। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विल हैव टू बी मेजर्ड। तो हम नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा है, और अगले 1-2 दिन यही चलेगा कि एक बार नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क आप मेजर करना सीख गए, फिर उसको यूज करके इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी वो निकालेंगे। ठीक है, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, आपकी बुक में भी प्रिंटेड है, आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम बता रहा है कि कैसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क तो एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि ये लाइन आपकी बुक में भी ड्रॉन है, इस लाइन को हम बोलेंगे टोटल रिस्क। अब मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया, तो इस लाइन से ये पता चलता है
कि दोनों ड्रॉ कर देता हूं कि ये मेरा टोटल रिस्क, सपोज मैं यहां पर हूं, सपोज मेरे पास यहाँ पे 20 स्टॉक है, तो इतना मेरा टोटल रिस्क है। उसमें से ये वाला पोर्शन जो है वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ब्रैकेट में आप डाइवर्सिफाइबल लिख लो, और ये वाला जो पोर्शन ऑफ रिस्क है वो है नॉन डाइवर्सिफाइबल लिख लो ब्रैकेट में, और सिस्टमैटिक रिस्क। सपोज मैंने नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दिया यहाँ पे, अब मैंने उसको 500 स्टॉक कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स 500 कर दिया मैंने, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 500 करने से क्या हुआ कि ये जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, आप कुछ मत करो सिर्फ देखते रहो, ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि अब डाइवर्सिफाइबल रिस्क 0 हो गया है। अब जो भी रिस्क बचा है स्टॉक में वो है उसका सिस्टमैटिक रिस्क, वो है उसका सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर एग्जाम में देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे राइट अ नोट ऑन सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक रिस्क विथ एग्जाम्पल। ओके, तो आपको ये तो लिखना ही है, एक और वहां पे काम करना, एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देना। तो स्टूडेंट को पहले दोनों का मीनिंग, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल और डायग्राम। तो अगर ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर शायद आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इरेज कर दिया जाए, समझ में आ गया। डायग्राम को, लाइन को ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करने का मतलब आपका सिस्टमैटिक रिस्क भी 0 हो गया, बट दैट इज नॉट द करेक्ट डायग्राम एज पर दिस थियरी। यू हैव टू बेयर सम सिस्टमैटिक रिस्क, ओके। अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो सीएपीएम थियरी के लिए बहुत जरूरी है, और उसका नाम है मार्केट पोर्टफोलियो। तो सीएपीएम में क्या करना है, पहले तो रिस्क में से डाइवर्सिफाइबल और नॉन डाइवर्सिफाइबल पोर्शन समझना है। डाइवर्सिफाइबल के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, नॉन डाइवर्सिफाइबल के लिए रिवॉर्ड है, उसको मेजर करना है। एक और कॉन्सेप्ट है मार्केट पोर्टफोलियो। तो पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट पोर्टफोलियो मतलब क्या है। इट इज दैट पोर्टफोलियो दैट कंटेन्स ऑल द सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी। ओके, तो मार्केट पोर्टफोलियो विल कंटेन ऑल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स। यानी एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें इक्विटी शेयर भी सारे जितने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 शेयर लिस्टेड है तो 5000, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड, ठीक है, रियल एस्टेट, सब है, ऑल सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी। तो इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हम कह सकते हैं इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो पहले एक लाइन और ऐड करना यहां पे, इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इससे ज्यादा और डाइवर्सिफाई क्या हो सकता है कि इसने जितने भी इकोनॉमी में एसेट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, इस पोर्टफोलियो में सब हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट तुरंत ही रिएक्ट करेगा, इसलिए मैंने एक नोट लिख दिया है, आपकी बुक में भी है, कि मार्केट पोर्टफोलियो इज एन इमेजिनरी पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो इज एन इमेजिनरी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी के पास ऐसा पोर्टफोलियो हो नहीं सकता कि जिसमें सारे के सारे स्टॉक हो, सारे के सारे बॉन्ड्स हो, सारे के सारे एसेट क्लास हो। ऐसा सिर्फ कल्पनाओं में ही हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पोर्टफोलियो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे जब ऐसा एक्चुअल में ऐसा कोई पोर्टफोलियो होता ही नहीं है, तो उसका हम रिटर्न कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो लेते हैं जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, इवन दो नॉट एक्चुअली फुल्ली बट टू अ लार्ज एक्सटेंट। मान लो लाइक इन इंडिया हम क्या करेंगे, हम मार्केट का एक प्रॉक्सी लेंगे। मार्केट पोर्टफोलियो का प्रॉक्सी क्या है इंडिया में, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स, कि सेंसेक्स ने इस साल कैसा परफॉर्म किया। सेंसेक्स इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पीएससी, या फिर हम निफ्टी भी ले सकते हैं, इट इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ, बोलो,
National Stock Exchange. It is made up of some of the best companies in the country, okay, or it represents basically the behavior of the stock market during a period. On an average the stock market ऊपर गया नीचे गया, ये पता चलता है सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर। सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, यूट्यूब पे हमारी चैनल पे जाना, एएस फाउंडेशन, और वहाँ पर आपको एक सेंसेक्स और निफ्टी पे मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाल रखा है। ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, डिटेल में जानना है, और कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों चेंज होता है, वहाँ पे दिया हुआ है। तो आज इतना समझो कि सेंसेक्स रिप्रेजेंट द स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी रिप्रेजेंट स्टॉक मार्केट इन इंडिया, दैट इज द शो द बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट, ओके, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक मार्केट बिहेवियर। तो सेंसेक्स यूएस में अलग है, उनका डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, हांगकांग में क्या है वो हैंग सेंग है, जापान में निक्की है, यूके में एफटीएसई है। तो अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स होता है, तो वो उनको एज अ प्रॉक्सी यूज करते हैं। प्रॉक्सी मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ओके। आप अगर वोट देने नहीं जाते हैं कंपनी की एजीएम में, तो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉक्सी फॉर्म साइन करके दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। तो ओके, कुछ लोग तो एग्जाम में भी प्रॉक्सी बना के भेजते हैं, वो बात गलत है। तो दैट इज मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो is the most diversified portfolio. Market portfolio theoretically includes all the stocks in the economy. Such a portfolio does not exist in real life, so therefore as a proxy हम कोई ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स यूज करते हैं, जैसे इंडिया में सेंसेक्स, निफ्टी, यूएस में डाउ जोन्स और नैस्डैक, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, रिस्क इज ऑफ टू टाइप्स, diversifiable, non-diversifiable. Diversifiable risk can be eliminated through diversification. No reward for taking diversifiable risk. लास्ट में जाते जाते पढ़ा आपने non-diversifiable risk can be measured और should be measured. तो अब हम आते हैं कि non-diversifiable risk को मेजर कैसे करेंगे, कितना non-diversifiable risk ले रहे हैं। तो as per the CAPM, the non-diversifiable risk is measured using a statistical tool called बीटा। तो आज आपकी मुलाकात हुई एक और कॉन्सेप्ट से, बीटा, जो कि अब इस चैप्टर के रिमेनिंग भाग में मेन रोल अदा करेगा, ठीक है। जैसे किसी मूवी में किसी बड़े स्टार की एंट्री आधा घंटा बाद होती है, एक बार वो आ गया फिर वो छा जाएगा, तो अब इस चैप्टर में बीटा छा जाएगा, ठीक है। बीटा बीटा बीटा, it is a measure of non-diversifiable risk. So what is beta trying to measure in this chapter? Beta is going to measure non-diversifiable risk. What is the non-diversifiable risk you are taking when you are investing in a stock or a portfolio? Okay, what is the systematic risk you are taking when you are investing in the stock of a portfolio? So beta measures the relative risk. अब यहाँ पे देखना, बीटा मेजर्स रिलेटिव रिस्क। जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं मतलब वो किसी के साथ उसकी तुलना हो रही है। बीटा मेजर्स रिलेटिव रिस्क associated with any individual portfolio or security as measured in relation to that of the risk of the market portfolio. Market portfolio is a portfolio which contains all the stocks in the economy, or we can use Sensex or Nifty as a representative of market portfolio. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर 2020 में सेंसेक्स यानी मार्केट पोर्टफोलियो 10% ऊपर गया, और एक स्टॉक है उसका हम एक नाम दे देते हैं एबीसी, ये 20% ऊपर गया, स्टॉक गया 20%, सेंसेक्स गया 10%। तो इस केस में सेंसेक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे, यानी सेंसेक्स के सारे शेयर्स को आप लोगे, तो 10% ऊपर गया, स्टॉक 20% गया, तो यहाँ पर स्टॉक का बीटा क्या हुआ,
स्टॉक का बीटा होगा यहाँ पे 2 टाइम्स, बिकॉज 10 इंटू 2 20। सेंसेक्स 10 से बढ़ा तो स्टॉक 20 से बढ़ा, तो मतलब स्टॉक का बीटा 2 टाइम्स है। तो इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर सेंसेक्स यहाँ पे 10% से घटता और स्टॉक का बीटा है तो स्टॉक 20% से गिरता। इज इट राइट? अब आप मुझे बताना, अगर किसी स्टॉक का बीटा 1.5 है और मान लो सेंसेक्स या मार्केट 20% से गिरा, नीचे हो गया, तो ये स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट से गिरेगा? 1.5 इंटू 30%। इज इट राइट? तो अगर मुझे ये दोनों पता है तो हम बीटा निकाल सकते हैं। तो बीटा क्या मेजर कर रहा है कि हाउ मच इज द रिस्क ऑफ अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो in relation to that of a market portfolio. How much is the risk of a stock or a portfolio in relation to that of a market portfolio? Market portfolio तो most diversified है, उससे रिस्क कम है या ज्यादा है, कितना कम है या कितना ज्यादा है, ये बीटा से पता चलता है। तो अगर बीटा 1 है तो इसका मतलब बीटा का रिस्क और मार्केट का रिस्क बराबर है। मार्केट अगर 1% से बढ़ेगा तो स्टॉक 1% से, मार्केट 2% से गिरेगा, स्टॉक 2% से। लेकिन अगर बीटा ज्यादा है तो मतलब ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है, इसमें चेंजेस ज्यादा होंगे। ओके, अगर बीटा 1 से कम है, 0.3 है, 0.2 है, तो मतलब मार्केट से कम रिस्की है, मार्केट गिरेगा लेकिन स्टॉक का रिटर्न कम गिरेगा। बीटा ओनली डिपेंड्स ऑन नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। बीटा मेजर्स नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ये थियरी बार बार चीख चीख कर कह रही है, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्पनसेट यू फॉर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क शुड बी एलिमिनेटेड एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड। उसके बावजूद अगर आप डाइवर्सिफाइबल रिस्क लेते हो तो आप इनएफिशिएंट इन्वेस्टर हैं, इनएफिशिएंसी के लिए कोई रिवार्ड नहीं मिलता। ठीक है? और अगर एक पोर्टफोलियो का बीटा निकालना हो तो क्या करेंगे? पोर्टफोलियो का बीटा is the weighted average of the beta of the securities that constitute the portfolio. So in terms of portfolio, ये दो पोर्टफोलियो हैं, दोनों में मैंने 50-50% अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसका बीटा है 1.2, इसका बीटा है 1.8। तो पोर्टफोलियो बीटा होगा, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 0.6, 0.9, 1.5, तो ये हो गया पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा इज द वेटेड एवरेज बीटा, बट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट रिस्क, टोटल रिस्क, whereas beta is a relative risk of a stock or a portfolio in relation to that of the market। तो उस केस में हम बीटा का, पोर्टफोलियो का बीटा वेटेड एवरेज बीटा ले सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड नहीं होगा। ठीक है? एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स टोटल रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स टोटल और एब्सोल्यूट रिस्क। बीटा मेजर्स रिलेटिव रिस्क, बीटा मेजर्स रिलेटिव। और बीटा का सिंबल क्या है? ये बी, लेकिन थोड़ा ये बी की जो पूंछ है लंबी खींचनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल ये है सिग्मा। ठीक है? अब हाउ टू इंटरप्रेट बीटा, नेक्स्ट पैराग्राफ आपकी बुक में बने रहिए। बीटा की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? इट इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ अ स्टॉक इन रिलेशन टू दैट ऑफ द मार्केट। बीटा क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 हो सकता है, जैसे 1.5। तो 1.5 का मतलब है कि द रिस्क ऑफ द स्टॉक टेंड्स टू बी मोर रिस्कियर देन द मार्केट पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो एक स्टॉक का बीटा 2 है, किसी पीरियड में मार्केट का रिटर्न 10% से अप हुआ तो स्टॉक का रिटर्न 10 इंटू 2 20% अप होगा।
लेकिन किसी पीरियड में मार्केट का रिटर्न 10 से गिरा तो स्टॉक का रिटर्न 20% से गिरेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कि इफ इट इज मोर देन 1 इट इज मोर रिस्कियर देन द मार्केट पोर्टफोलियो, क्योंकि चेंज इन द रिटर्न ऑफ द स्टॉक विल बी मच मोर देन द मार्केट। बीटा इज इक्वल टू 1 मतलब द इट इज एन एवरेज रिस्क, सेम रिस्क लाइक दैट ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। एक बार वापस मैं लिख के दिखा दूं, अगर बीटा 1 है तो मार्केट में अगर 10% का फ्लक्चुएशन हुआ तो स्टॉक में भी लगभग 10% का फ्लक्चुएशन होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली। सी याद रखना, ये स्टॉक मार्केट जो है ना वो आपकी क्लासरूम के थ्योरी को और फॉर्मूले को कोई इज्जत नहीं देता। ये सारा कैलकुलेशन हम एक्सपेक्टेड बेसिस पे कर रहे हैं, पास डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप बोलोगे अरे बिल्कुल 10 तो चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, वो अगेन हो सकता है। बट बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिस इज व्हाट शुड हैपन टू द स्टॉक। अगर बीटा लेस देन 1 है तो अच्छी बात है, लेस एवरेज रिस्क, बिलो एवरेज रिस्क, इसका रिस्क मार्केट पोर्टफोलियो के रिस्क से कम है। अगर मार्केट में 10% का चेंज हुआ और अगर आपका बीटा यहाँ पे सपोज 0.5 है तो स्टॉक 5% से चेंज होगा। तो अब बीटा जानकर हमें क्या फायदा है, जिनको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं वो ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जिनका बीटा 1 से ज्यादा हो। उनको लगता है कि अभी मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है, न्यूज आई है कि अभी मार्केट बढ़ने वाला है, कुछ ऐसी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है कंपनी के लिए कि अब कंपनी का प्राइस बढ़ेगा। तो किसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, जिसका बीटा ज्यादा होगा उसका प्राइस ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा। उस केस में आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में हाई बीटा स्टॉक को डाल लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मार्केट गिरने वाला है, प्राइस कम हो सकती है, रिस्क कम करना है हमें, तो अपने पोर्टफोलियो में लो बीटा स्टॉक को आप डालोगे। सो इट विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन हाई बीटा और लो बीटा स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल वैसे तो प्रिंटेड नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इफ बीटा ऑफ अ स्टॉक विथ रेफरेंस टू सेंसेक्स इज 1.30, ओके। अब इसका बीटा का इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपने मैथमेटिक्स लगा के बीटा कैलकुलेट तो कर लिया, स्टॉक और सेंसेक्स के बीच आपने जो बीटा कैलकुलेट किया वो है 1.30। अब इस 1.30 का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सेंसेक्स 1% से चेंज होगा तो स्टॉक 1.3% से चेंज होगा, यानी ये अबव एवरेज रिस्क है। इट मीन्स इफ सेंसेक्स गोज अप बाय 10, अगर सेंसेक्स 10 से ऊपर गया the stock return will change by 10 into 1.3, 13%। तो ये बेसिक गणित समझ के आना कि बीटा का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट अगर 1% से चेंज होता है तो पर्टिकुलर स्टॉक या पोर्टफोलियो का रिटर्न कितने परसेंट से चेंज होता है। तो 1.3 का मतलब है कि स्टॉक का रिटर्न मार्केट के रिटर्न का 1.3 टाइम्स चेंज होगा। लिख लिया आपने, आई रिपीट, इफ बीटा ऑफ अ स्टॉक with reference to Sensex is 1.30, it means that if Sensex goes up by 10%, the stock's return will go up by 10 into 1.3 equal to 13%, ठीक है। तो एक बार वापस बीटा की समरी बता दूं, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा measures the risk of a stock portfolio or an asset in relation to that of a market portfolio. Higher the beta, higher the risk, lower the beta, lower the risk. Beta greater than 1 indicates above average risk, beta equal to 1 average risk, beta less than 1 below average risk. तो आप बोलेंगे बीटा इक्वल टू 0 नो रिस्क, बीटा इक्वल टू 0 नो रिस्क, ओके। तो बीटा 0 भी हो सकता है। बीटा 0 कैसे होगा, मान लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, आपने ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका बीटा 0 होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़े या घटे उससे
गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भाव चेंज होगा इसकी संभावना बहुत कम है, नहीं है, तो उसका बीटा 0 होगा। बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, अगेन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बीटा कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव बीटा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, जनरली पाया गया है कि गोल्ड और मार्केट का जो बीटा होता है वो गोल्ड का बीटा मार्केट के साथ में नेगेटिव होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब जब स्टॉक मार्केट बढ़ा है गोल्ड की प्राइस घटी है, लेकिन जब जब स्टॉक मार्केट घटा है गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। ठीक है, तो गोल्ड का बीटा नेगेटिव हो सकता है। जनरली आप देखेंगे कि हमारे पूरे क्वेश्चंस में, लगभग सभी क्वेश्चन में बीटा आपको पॉजिटिव ही दिया गया है, और गवर्नमेंट बॉन्ड का बीटा नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, उसको 1 मान के चलना है। ठीक है, मार्केट का बीटा कितना होगा, मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा, मार्केट पोर्टफोलियोज बीटा विल ऑलवेज बी 1। मार्केट को आप मार्केट से ही कंपेयर कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ ही कंपेयर करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा 1, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड 0, और बाकी का आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखेंगे हम ब्रेक के बाद।